डियर स्टूडेंट, तो आज हम इलेक्ट्रीशियन में इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट और ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो इन पर फोकस कीजिए अच्छे से, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, तो आप इन पर फोकस कीजिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। तुल्यकालिक गति अगर हम बात करें जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड NS से रिप्रेजेंट करते हैं, और वास्तविक गति यानी NR यानी रोटर स्पीड का बीच का जो अंतर माइनस वो क्या होता है आपके स्लिप होता है। क्या होता है? स्लिप। तो बी इज राइट आंसर। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है। अगर फॉर्मूला देखें स्लिप को अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो NS माइनस NR अपॉन NS, ये आपका परसेंटेज में हो गया स्लिप, ठीक है। और देखें अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर होती है स्लिप मल्टीप्लाई सप्लाई फ्रिक्वेंसी। जो मोटर की रोटर फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी? स्लिप, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? सप्लाई फ्रिक्वेंसी से। तो उसकी रोटर फ्रिक्वेंसी हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का बीच का अंतर क्या है? आपका स्लिप है। तो बी इज राइट आंसर आपका। नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रत्यावर्तक की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र आपका होता है n बराबर 120 F अपॉन P। अगर हम बात करें, अगर कोई मोटर है जो 4 पोल की है, 4 पोल की है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो उसकी स्पीड की बात करें हम तो फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने, n बराबर 120 F अपॉन P। अगर कोई 4 पोल की मोटर है तो उसकी स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए n बराबर 120 F यानी फ्रिक्वेंसी आपने इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। P की जगह 4 पोल यानी 4 तिया 12, 30 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा? 1500 RPM यानी राउंड पर मिनट। तो जो मोटर होगी उस 1 मिनट में कितने चक्कर घूमेगी? 1500 RPM, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था अल्टरनेटर की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र, तो आवृत्ति के टर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ से F का मान निकाल लो। F बराबर क्या आ जाएगा? PN बटे 120, ये आ जाएगा ना। तो C इज़ राइट आंसर। यहाँ से देखो P इधर जाएगा PN, और F कहाँ जाएगा? बटे में, है ना। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी के टर्म में पूछ रहा है तो 120 बटे में चला जाएगा। तो C इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक प्रेरण मोटर की वास्तविक गति N तथा तुल्यकालिक गति NS है तो मोटर की स्लिप होगी, अभी बताया था मैंने। सिंक्रोनस स्पीड NS माइनस वास्तविक गति NR अपॉन NS को अगर परसेंटेज में व्यक्त करें तो कितना आता है? मल्टीप्लाई बाय 100 से और कर दोगे तो ये आपका होता है, लेकिन वो इतना दे रहा है ना। तो बी इज राइट आंसर आपका, है ना। और एक स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताए थे हम, रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर सप्लाई स्लिप मल्टीप्लाई सप्लाई फ्रिक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैडेड पोल मोटर की दक्षता कितने प्रतिशत तक होती है। तो शैडेड पोल मोटर की बात करें तो इसमें एक टर्मिनल होता है, ठीक है, और ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्टार्टर वाइंडिंग, ठीक है। और ये कभी रिवर्स नहीं चल सकती ये मोटर, है ना, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। और अगर इसकी दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी, तो 5 से लेके
35% तक होती है। कहाँ पर यूज होती है आपकी? हेयर ड्रायर, जो बाल सुखाने के लिए इसका यूज करते हैं, ये सैडिल मोटर का, ठीक है। तो 20 आपका राइट आंसर। इसकी दक्षता कितनी होगी? 5 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है DOL स्टार्टर, हस्तचलित स्टार्टर, स्वचालित स्टार्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्टार डेल्टा का प्रकार नहीं है आपका, DOL नहीं है। क्यों नहीं है DOL? DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसका यूज 5 HP तक की मोटर की दक्षता के लिए किया जाता है। अगर हम इससे ऊपर की बात करें, 5 HP से ऊपर की मोटर के लिए हम क्या करेंगे? स्टार डेल्टा का यूज़ करेंगे। स्टार डेल्टा, ये आपका स्टार, ये डेल्टा का यूज करेंगे। 5 HP से लेके 20 HP तक की मोटर के लिए स्टार डेल्टा का यूज होगा। अगर इससे ऊपर की बात करें 20 HP से ऊपर के लिए, तो हम वहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे 20 HP से ऊपर तक की मोटर की दक्षता के लिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यूज्ड अबव 20 हॉर्स पावर। अब इसमें दे रहा है, कह रहा है डज नॉट डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट, है ना। और अगर हम स्टार डेल्टा की बात करें तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट बाई 1/3 टाइम्स। इसमें 1/3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका स्टार्टिंग करंट, है ना। डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट इज रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, ठीक है, करंट को ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा, ठीक है। यह कैसा होता है? DOL बहुत चीप होगा, क्योंकि 5 HP तक की मोटर के लिए यूज होता है ना। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये 5 HP से ऊपर के लिए होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में स्टार डेल्टा का प्रकार नहीं है, तो DOL नहीं है, ये अभी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था इंडक्शन मोटर के लिए, यानी कम क्षमता वाली के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। ये 5 HP तक की मोटर के लिए होता है दक्षता के लिए। अगर इससे ऊपर के लिए हम क्या लेंगे? स्टार डेल्टा लेंगे। स्टार डेल्टा क्या होता है? 5 HP से 20 HP तक की मोटर के लिए होता है। और अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करें, ऑटो का, तो ये होता है 20 HP तक से ऊपर के लिए। DOL में क्या होता है? डिक्रीज द करंट, है ना, स्टार्टिंग करंट, डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट 1/3 टाइम्स। इसमें 1/3 टाइम्स कम हो जाता है करंट। इसमें क्या होता है? अपने अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी करंट को ज़्यादा कम कर सकते हैं। किससे? ऑटो ट्रांसफार्मर। देखा नहीं होगा आप लोगों ने, लैब में आना तब दिखाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। आते तो हो नहीं कभी। इट्स कह रहा है यह एक चीप होता है DOL, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर ये थोड़ा सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? डी इज राइट आंसर। कम दक्षता या कम क्षमता की मोटर के लिए क्या? DOL। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती हैं, ठीक है, और इनकी दक्षता कम होती है, पावर फैक्टर भी इनका कम होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। तो देखते हैं पहला क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो इसका किस में किया जाता है? कंप्रेसर में किया जाता है। तो ए का क्या होगा? थर्ड, ठीक है।
नहीं सॉरी, इसका लेथ मशीन में होता है, इसका लेथ मशीन में है। कैपेसिटर रन मोटर का यूज लेथ मशीन में करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें सेकेंड सैडेड पोल मोटर, तो सैडेड पोल मोटर की हमने अभी बताई थी कि इसकी दक्षता क्या होती है, 5 से 35% होती है। इसका पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग एक ही बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग बस, ठीक है। इसको रिवर्स नहीं चला सकते, इस मोटर को, सैडेड पोल मोटर को। कहाँ यूज होती है, हेयर ड्रायर में, हेयर ड्रायर में यानी बाल सुखाने में। तो आपका कौन सा है, बी सैडेड पोल मोटर, तो हेयर ड्रायर ये होगा आपका, ठीक है। अब बात करें यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर का यूज मिक्सर और ग्राइंडर। यूनिवर्सल मोटर बेसिकली होती क्या है, एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है यूनिवर्सल मोटर। आप इसको एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं और डीसी से भी चला सकते हैं यूनिवर्सल मोटर को, ठीक है। तो घरों में जो मिक्सर और ग्राइंडर होते हैं उनमें किस मोटर, यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें रिपल्सन मोटर की, तो इसका जो रिपल्सन इंडक्शन रन मोटर है इसका यूज कंप्रेसर में करेंगे, ठीक है। तो आपका किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस मोटर की घूर्णन की दिशा नहीं बदली जा सकती, तो हमारी सैडेड पोल मोटर जो हमने बताया था अभी अभी, इसकी दक्षता कितनी होती है, 5 से लेकर 35% होती है, ठीक है। पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है। रिवर्स वाइस में नहीं चला सकते इसको, क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि सिंगल बाइंडिंग होती है इसमें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्टर बाइंडिंग, ठीक है। तो एक बाइंडिंग होने के कारण इसको रिवर्स वाइस में नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और कहाँ यूज होती है, हेयर ड्रायर में यूज होती है। तो इसकी घूर्णन की दिशा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर होता है, तो 0.8 से 0.9 तक के बीच होता है। एक्चुअली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ये कम क्षमता वाली होती हैं, इनकी एफिशिएंसी कम होती है। ये इनके लिए हम लोग DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज कर लेते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसकी जो पावर फैक्टर है वो कितना होगा, पावर फैक्टर आपका कितना होगा, 0.8 से लेके 0.9 के बीच। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम कहलाता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा यार कि वह विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। अगर कोई सर्किट है उसमें जो विद्युत वाहक बल या जो करंट उत्पन्न होगी, किसी सर्किट में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विद्युत करंट उत्पन्न होती है, तो वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उस सर्किट में उत्पन्न हुई है। सीधा सीधा ये कहने का मतलब है। तो इतना घुमा रहा है वो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी सर्किट में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विद्युत करंट उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये पूछा जाता है लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब ओम का नियम क्या होता है बेसिकली, ओम का नियम बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका बात करें ओम के नियम की, तो ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा के। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक मतलब कंडक्टर यानी वायर, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में बोलेंगे, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें के सिरों पर लगा विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा के।
तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर। तो फॉर्मूला आपका क्या हुआ, बी बराबर आई आर, है ना, बी बराबर आई आर, यही ओम का नियम है ना। बी क्या है, इसमें वोल्टेज है, मात्रक क्या होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, ठीक है। आई क्या है, करंट है, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है, ऐसा है बेसिकली, इस तरह होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो अब फैराडे की नियम क्या है, फैराडे की नियम यदि किसी फैराडे के नियम क्या है, बेसिकली यदि किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो जब आपेक्षिक गति होगी, कोई मान लो चुंबक है और कुंडली है, ठीक है, चुंबक है मैग्नेट, है ना, मैग्नेट है ये, और कोई कुंडली है मान लो के बीच, ये कुंडली है मान लो, या इस तरह टर्म में दिखा सकते हो कुंडली को, के बीच आपेक्षिक गति होगी तो क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसके कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ई, ठीक है। यदि किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसके कारण क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो करंट उत्पन्न होगी और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा नियम क्या है फैराडे का, जो ये करंट उत्पन्न होती है वो क्या होती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, है ना। और ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे, लेंज का नियम। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है मिक्सर ग्राइंडर नामक उपकरण में प्रयुक्त मोटर है। मिक्सर और ग्राइंडर के लिए हमने अभी बताया था कौन सी मोटर यूज करेंगे, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, एसी और डीसी दोनों पे चलती है, बात समझ में आई, एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बेसिकली क्या होगी, एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगी, है ना। एक साथ में या तो एसी सप्लाई से इसे कनेक्ट करो या डीसी से। ये रोटर विथ कम्यूटेटर है जो कॉपर का बना होता है, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है जो दर्शाई गई है आपकी, मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा यहाँ से फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। इसको इनपुट में क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे या डीसी। तो वो पूछ रहा है मिक्सर ग्राइंडर, जो घर पे मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उसमें कौन सी मोटर यूज होती है, यूनिवर्सल मोटर, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक मोटर, है ना। तो सी इज राइट आंसर आपका। नेक्स्ट कह रहा है सार्वत्रिक मोटर को प्रचलित किया जाता है या तो एसी पे या डीसी को, तो सी इज राइट आंसर आपका, या तो एसी पे प्रचलित करेंगे अथवा डीसी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है। ऑपरेटिंग गुण क्या है, ये लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल, यानी लोड जैसा रहेगा वैसी अपनी चाल कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और किस पे, एसी या डीसी दोनों से चलेगी ये यूनिवर्सल मोटर, है ना। लेकिन एक साथ में एक ही सप्लाई देंगे, इसे दो नहीं दे सकते, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है आर्मेचर क्रोड को परतदार बनाने का कारण है। तो कह रहा है आर्मेचर क्रोड को परतदार बनाने का कारण क्या है, मोटर के भार को कम करना, क्रोड के प्रतिष्ठित यानी रिलक्टेंस को कम करना, भ्रमण धारा क्षति कम करना, या सौतेल्य क्षति हिस्टेरिस लॉस को कम करना। तो सी इज राइट आंसर। एक्चुअली में जो भ्रमण धारा है को कम करने के लिए कैसे किया जाएगा इनको कम, तो जो हमारी क्रोड रहेगी कुंडली, ठीक है, वो उसको लेमिनेटेड कर देंगे, ठीक है। तो जो भ्रमण धारा है यानी एडी करंट लॉस वो कम हो जाएंगे, ठीक है, कुंडली को लेमिनेटेड करने पर। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है भारत में एसी आपूर्ति मानक होती है, तो बी इज राइट आंसर 50 हर्ट्ज, और अगर बाहर अमेरिका की पूछ ले तो 60 हर्ट्ज होती है अमेरिका में, ठीक है। कह रहा है प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर बेसिकली क्या करता है, अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक
एसी उत्पन्न करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को किससे मेजर करते हैं? अमीटर। ऐसा देखा होगा आपने, अमीटर होता है, इधर एसी का साइन बना होता है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। क्या एसी प्रयोग करता है, पैदा करता है ये। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग होती है, प्रेरण मोटर की दक्षता 80 से 90% होती है। बी इज राइट आंसर। अगर हम बात करें तो प्रेरण मोटर के कुछ रूप दर्शाए गए हैं यहाँ। पहला है कैपेसिटर मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो यहाँ कंडीशन क्या लगी है? स्टार्ट की, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लगी है कंडीशन? रन। ये देखिए रन की कंडीशन लगी है, ठीक है, थर्ड पार्ट में। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, दो कुंडली इसमें भी होती हैं, दो इसमें भी हैं और दो इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसमें 90 अंश होती है, ये 75 अंश पे होती है कुंडलियाँ, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। इसका यूज बेसिकली हम इसका यूज देखें तो कैपेसिटर मोटर का यूज हम कहाँ करेंगे? हम पंखे वगैरह में करते हैं इसका यूज, इसमें औद्योगिक फील्ड में, और इसका कंप्रेसर में कर लेते हैं, है ना। तो जो आपका आंसर है वो किसके साथ जाएगा? बी के साथ, 80 से 90%। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रेरण मोटर की आवृत्ति एफ पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो रोटर की प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी, ये रोटर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? रोटर फ्रिक्वेंसी एफ आर बराबर होता है स्लिप मल्टीप्लाई सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो रोटर फ्रिक्वेंसी हम कैसे ज्ञात करेंगे? स्लिप पता हो और सप्लाई फ्रिक्वेंसी तो हमें पता ही है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज जो होती है इंडिया में। दूसरा स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन एन एस मल्टीप्लाई बाय 100% में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर होती हैं तो स्वचालित नहीं होती, ठीक है। एज हाँ, ये कह रहा है उच्च बलागुर के साथ स्वचालित होती हैं, ठीक है। थर्ड पे कह रहा है कि एक निश्चित बलागुर जो निर्धारित बलागुर की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती हैं। तो इसका सी इज राइट आंसर होगा। कैसे? टी, अगर प्रेरण मोटर का टॉर्क देखें तो टी समानुपाती ई स्क्वायर या बी स्क्वायर वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है इसका टॉर्क, यानी बलागुर, ठीक है। किसका? इंडक्शन मोटर का। ये देखो आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, ये रोटर है, ये मूव करता है, ठीक है, चलता है। ये क्या? स्टेटर है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये फैन है, मोटर के पीछे जो फैन लगे रहते हैं, ठीक है। ये ड्राइव एंड है, ये नॉन ड्राइव है। तो रोटर क्या करता है? बेसिकली मूव करता है ना। ये आगे वाला पार्ट क्या होता है? ये सॉफ्ट होती है, ये, ठीक है, सॉफ्ट रोटर से अटैच होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक निश्चित बलागुर जो निर्धारित बलागुर की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मोटर में शोर कम हो और लॉक होने की संभावना ना हो। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने का पर मोटर का शक्ति गुणक होगा। शक्ति गुणक क्या होगा इसका? पूर्ण भार तक बढ़ता है फिर उसके बाद कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज राइट आंसर। पूर्ण भार तक बढ़ेगा शक्ति पावर फैक्टर, शक्ति गुणक, यानी क्या बोलेंगे इसे? पावर फैक्टर। फिर उसके बाद पूर्ण भार के बाद क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसी होती हैं प्रेरण मोटर? कम दक्षता की होती हैं, ठीक है। इनका पावर फैक्टर भी कम होता है।
नेक्स्ट कह रहा है प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, अभी अभी बताया था मैंने, क्या होता है, टी समानुपाती ई स्क्वायर या बी स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। कभी ई मिलेगा आपको ऑप्शन में, कभी बी मिलेगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है, तो ये ढलवा लोहे जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो, सी इज राइट आंसर। तो जो मोटर का फ्रेम है प्रेरण मोटर का वो किसका बना होता है, ढलवा लोहे, सी इज राइट आंसर, है ना। और ये कम दक्षता की मोटरें होती हैं, पावर फैक्टर भी कम होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गोलीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई में कलाओं की संख्या है, तो एसी सप्लाई में कलाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है एसी सप्लाई में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।